नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम नीट IIT से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम दोलन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, इससे पहले हमने दोलन से रिलेटेड सभी टॉपिक के एक एक करके वीडियो देखे थे। अब उन पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पर लेने वाले हैं, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पर लेने वाले हैं। मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन ही देखिए कि निम्न में से कौन सी आवर्ती गति नहीं है। इनमें से आवर्ती गति कौन सी नहीं है? तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए देखिए कि अपने अक्ष के सापेक्ष पृथ्वी का घूर्णन। हम ये जानते हैं कि जो पृथ्वी है वो अपनी खुद की अक्ष के ऊपर, ये पृथ्वी है और ये इसकी अक्ष है, और इस अक्ष के रेस्पेक्ट ये 24 घंटे में पूरा एक चक्कर लगा लेती है। तो इसकी जो गति होती है वो एक आवर्त गति होती है। नेक्स्ट ऑप्शन देखें कि स्वतंत्र रूप से निलंबित वह छड़ चुंबक जिसके NS दिशा में विस्थापित करके थोड़ा सा उसको छोड़ दिया जाए। जैसे हमारे पास में कोई दृढ़ आधार है और उस दृढ़ आधार से यदि हम एक छड़ चुंबक लटका दें, हमने क्या कर दिया है, एक छड़ चुंबक यहां पर लटका दी है। अब यदि हम इसको थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दें तो ये इस पथ के अकॉर्डिंग दोलन गति करती रहेगी, और दोलन गति का आवर्त गति का उदाहरण ही होता है। तत्पश्चात ये भी एक आवर्त गति है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए कि घड़ी की सुइयों की गति। देखिए जो घड़ी है उसमें 3 प्रकार की सुइयां होती है, और वो जो सुइयां है वो निश्चित समय अंतराल पश्चात अपने पथ पर चक्कर लगाती है, हम ये जानते हैं। देखिए मैं बात करूं सेकंड वाली सुई की, तो यहां से जब वो चलती है तो वो एक पूरा चक्कर 60 सेकंड में कंप्लीट कर लेती है। फिर मैं बात करूं मिनट वाली सुई की, तो मिनट वाली सुई है वो 60 सेकंड में पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है। फिर मैं बात करूं घंटे वाले सुइये की, तो ये 12 घंटे में पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो गति है इनके सुइयों की वो आवर्त गति होती है। अंतिम ऑप्शन देखिए कि धनुष से निकला तीर उसी पथ पर वापस कभी नहीं लौटता। तत्पश्चात ऑप्शन डी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हेली नामक धूमकेतु कितने वर्षों बाद दिखाई देता है। तो हेली नामक जो धूमकेतु है वो 76 वर्षों बाद में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि किसी भी आवर्ती फलन को उचित गुणांकों वाले विभिन्न आवर्तकालों के ज्या एवं खोजा फलनों के अध्यारोपण के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इस परिणाम को निम्न में से किस गणितज्ञ ने सिद्ध किया था? तो देखिए जीन बाप्टिस्ट जोसेफ फूरिये ने इस परिणाम को प्राप्त किया था। तो ऑप्शन डी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा अक्षटी ग्राफ आवर्ती गति को रिप्रेजेंट नहीं करता। इनमें से कौन सी आवर्ती गति नहीं है? आवर्ती गति का मतलब है कि यदि कोई कण या निकाय बार बार उसी पथ पर निश्चित समयांतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराता है तो वो आवर्त गति है। तो यहां पर देखें ये एक चक्कर हो गया, फिर ये दूसरा चक्कर हो गया, फिर ये तीसरा चक्कर हो गया। तो एक निश्चित समयांतराल के पश्चात कण है वो उसी पथ पर गति करता है, तो ये एक आवर्ती गति है, आवर्ती गति है। हमें यहां पर पूछा आवर्ती गति कौन सी नहीं है। ऑप्शन एक बार सी भी देख लीजिए, ये एक चक्कर हो गया है, ये दूसरा चक्कर हो गया है, तो ये भी एक आवर्ती गति है। यहां पर ये एक चक्कर, ये दूसरा चक्कर, ये भी एक आवर्ती गति है। तो ये आवर्ती गति है, ये भी एक आवर्ती गति है।
लेकिन यहां पर आप देखेंगे ऑप्शन बी में जो कण है वो उसी पथ पर वापस कभी नहीं लौटता, तो ये एक आवर्ती गति नहीं है। तो यहां पर हमें यही पूछा गया था कि इनमें से आवर्ती गति कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन बी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यदि मानव हृदय की आवृत्ति 1.25 हर्ट्ज है तो 1 मिनट हृदय के धड़कने की संख्या क्या होगी। देखिए मैं आपके सामने आवृत्ति की परिभाषा रख देता हूं। आवृत्ति बराबर होता है चक्रों की संख्या या कंपनों की संख्या, कंपनों की संख्या बट्टा उनमें लगा समय, बट्टा उनमें लगा समय। तो यहां पर हमें कंपनों की संख्या निकालनी है। क्या ज्ञात करनी है? कंपनों की संख्या। तो देखिए कंपनों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? आवर्ती इंटू समय। आवर्ती हमें दे रखा है 1.25 हर्ट्ज और समय हमें 1 मिनट दे रखा है, तो वो हो गया 60। तो यहां से ये आ जाएगा 75। धड़कनों की संख्या या कंपनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 75 हो जाएगी। ऑप्शन बी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्मॉल एम द्रव्यमान के किसी गुटके को ऐसी द्रव्यमान रहित स्प्रिंग के एक सिरे से जोड़ा जाता है जिसे किसी स्थिर बिंदु से ऊर्ध्वाधर रूप से लटकाया गया है। द्रव्यमान को इस प्रकार से हाथ में रखा जाता है ताकि स्प्रिंग न तो खींचे और न ही संपीड़ित हो। अचानक फिर हाथ के सहारे को हटा लिया जाता है, तब दोलन के दौरान द्रव्यमान के द्वारा हासिल की गई निम्नतम स्थिति उस बिंदु से 4 सेमी नीचे है जहां से इसे हाथ में पकड़ा गया था। दोलन का आयाम क्या होगा? एक बार इस सिचुएशन को समझ लीजिए कि हमारे पास में इस तरीके से एक स्प्रिंग है, इस तरीके से एक स्प्रिंग है जो कि दृढ़ आधार पर रखी हुई है। जब यहां से इस स्प्रिंग को लगभग संपर्क में रखा हुआ है ये एक स्मॉल एम द्रव्यमान, लेकिन इसके ऊपर इस द्रव्यमान का कोई प्रभाव नहीं है, न तो ये इस द्रव्यमान की वजह से स्प्रिंग खींच रही है, न ही संपीड़ित हो रही है, क्योंकि यहां से इसको हमने एक हाथ से पकड़ रखा है। लेकिन जब इसको हम यहां से क्या कर दें, द्रव्यमान से अपना हाथ हटा लें, तो ये जो स्प्रिंग है ये स्प्रिंग संपीड़ित हो जाएगी। स्प्रिंग क्या हो जाएगी? संपीड़ित हो जाएगी और प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की जो डिस्टेंस है वो 4 सेमी प्राप्त होगी। में कितनी प्राप्त होने वाली है? 4 सेमी। तो देखिए यहां से ये भी इस बिंदु के ऊपर, इस पर जो वेलोसिटी है, वेग है, वो 0 था और यहां पर आने के बाद में भी वेग क्या हो गया? 0 हो गया। तो इन दोनों ही स्थितियां, ये वाली स्थिति और ये वाली जो स्थिति है, ये चरम स्थितियां कहलाती है। क्या कहलाती है? चरम स्थितियां कहलाती है। क्लियर? और चरम स्थितियों से मध्य स्थिति इनकी आधी होती है। तो यहां से इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारे पास में, तो इनके बीचों बीच क्या होगा? मध्य स्थिति होने वाली है। और मध्य स्थिति से ऊपर और नीचे की डिस्टेंस सेम होगी, तो ये 2 सेमी और ये भी 2 सेमी होने वाली है। तो ऑप्शन बी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी कण की गति को व्यक्त करने वाले उस फलन को चुनिए जो सरल आवर्त गति को व्यक्त करता है। तो यहां पर हमें कुछ इक्वेशंस दे रखे हैं। उनमें पहली इक्वेशन देखिए, x बराबर साइन क्यूब ओमेगा टी। दूसरी देखिए x बराबर 1 प्लस ओमेगा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर। और तीसरी इक्वेशन है x बराबर कोस ओमेगा टी कोस 3 ओमेगा टी कोस 5 ओमेगा टी। और चौथी इक्वेशन है x बराबर साइन ओमेगा टी प्लस कोस ओमेगा टी। हमें यहां पर पूछा है सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन सी है।
तो यहां पर आपको आप ध्यान देंगे साइन क्यूब ओमेगा टी। मैं आपको एक साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला आपके सामने रख देता हूं। देखिए, एक रिलेशन होता है साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा, 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा। तो यहां से हम अक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए इसी के अकॉर्डिंग। तो यहां से साइन 3 ओमेगा टी, चलिए इसको हम ऐसे लिख देता हूं मैं एक बार इसको, 4 साइन क्यूब थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। देन यहां से हमें क्या मिल जाएगा, 3 साइन ओमेगा टी माइनस साइन 3 ओमेगा टी अपॉन 4। यहां पर ये जो इक्वेशन देख रहे हैं, ये दो ज्यावक्रीय फलनों का अध्यारोपण से मिलने वाली इक्वेशन है। तो ये एक आवर्त गति है। कैसी गति है, आवर्ती गति है, लेकिन ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। क्लियर। इसी प्रकार से ये जो इक्वेशन आप दो देख रहे हैं, अक्स बराबर 1 प्लस ओमेगा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर, ये आवर्त गति भी नहीं है, ये अनावर्ती गति है, अनावर्ती गति है। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, यहां पर कोस ओमेगा टी कोस 3 ओमेगा टी प्लस कोस 5 ओमेगा टी, ये कोज्यावक्रीय फलनों के अध्यारोपण से मिलने वाली इक्वेशन है। ये भी एक आवर्ती गति है, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, एसएचएम नहीं है। क्लियर। अंतिम ऑप्शन आप देखें, ये हमें दे रखा है अक्स बराबर साइन ओमेगा टी प्लस कोस ओमेगा टी। इसे हम इस तरीके से पुट कर सकते हैं, √2 से मैं इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूं। देन यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं, √2 साइन ओमेगा टी कोस पाई बाई 4 प्लस कोस ओमेगा टी साइन पाई बाई 4। दिन यहां से हमें क्या मिल जाएगा, √2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4, ये हमें मिल जाएगा। और ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है, सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण है। तो ऑप्शन जो डी है, इसमें केवल इक्वेशन 4 को ये कहा गया है कि एक सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सी सरल आवर्त गति की विशेषता नहीं है, इनमें से सिंपल हार्मोनिक मोशन की विशेषता कौन सी नहीं है। तो यह गति आवर्त गति होती है, तो ये तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की विशेषता है, क्योंकि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो आवर्त गति का ही एक प्रकार होता है। फिर देखें अगला ऑप्शन कि यह गति माध्य स्थिति के परितः एक ही रेखा में होती है। देखिए, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो माध्य स्थिति के दोनों ओर कण है, वो एक सरल रेखा में गति करेगा, तो ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की विशेषता है। नेक्स्ट देखें, दोलन ऊर्जा परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती है। देखिए, दोलन ऊर्जा परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है, बिल्कुल सही है कि दोलन की जो ऊर्जा है वो परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखें, कण का त्वरण अधिकतम स्थिति की ओर होता है। त्वरण की जो डायरेक्शन है वो माध्य स्थिति की ओर होती है, तो यहां पर अधिकतम स्थिति की बजाय क्या आना चाहिए था, माध्य स्थिति आना चाहिए था। त्वरण की जो डायरेक्शन है वो सदैव कौन सी स्थिति की ओर रहती है, माध्य स्थिति की ओर रहती है। तो ये वाली जो विशेषता है
ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की विशेषता नहीं है। ऑप्शन डी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन कौन सी है, तो ऑप्शन ए यहां पर सही होने वाला है। d2x बाई dt स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये हमारे पास में इक्वेशन होती है d2x बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का अवकल समीकरण होता है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन ए यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा व्यंजक सिंपल हार्मोनिक मोशन को व्यक्त नहीं करता है। इनमें से कौन सा नहीं करता है, तो देखिए जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है वो ज्या या कोज्या के रूप में होती है या उनके रेखीय संयोजन के रूप में होती है। तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, सरल आवर्त गति होती है, वो क्या है, ज्या या कोज्या का फलन होता है। ज्या या कोज्या का फलन होगा, या हम क्या कह सकते हैं, इनका रेखीय संयोजन, इनका रेखीय संयोजन भी हो सकता है, रेखीय संयोजन भी संभव है। क्लियर, ऐसा संभव है। तो यहां पर देखेंगे कि एक एक करके सभी ऑप्शन आप देखेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन सी नहीं है, तो ये तो कोज्या, ये ज्या, तो ये दोनों के रेखीय संयोजन के रूप में है, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। यहां पर ये कोस के रूप में है, तो ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ये साइन के रूप में है, तो ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन के रूप में है। यहां पर साइन ओमेगा टी और कोस स्क्वायर ओमेगा टी, तो ये यहां पर इसकी घात के रूप में आ गया है, तो यहां पर सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। ऑप्शन डी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यदि सरल आवर्त गति को d2x बाई dt स्क्वायर प्लस ax बराबर 0 से व्यक्त किया जाता है तो इसका आवर्तकाल क्या होगा। देखिए यहां पर जो इक्वेशन हमें दे रखी है d2x बाई dt स्क्वायर, ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए इक्वेशन दे रखी है, जिसका व्यापक अवकल समीकरण इस प्रकार से होता है। देन यहां से इन दोनों को यदि हम कंपेयर करें तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, a, और ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा, अंडर में a, और यहां से इस ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई अपॉन में t लिख सकते हैं। देन यहां से हमें यहां पूछा गया है आवर्तकाल, देन यहां से क्या आ जाएगा, 2 पाई अपॉन में अंडर a आ जाएगा। तो ये हमें मिलने वाला है। तो यहां से आप देखेंगे कि ऑप्शन सी सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता। तो विद्यार्थियों ये जब सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो आयाम है इसके ऊपर निर्भर नहीं करता, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, इस पर डिपेंड नहीं करता, ऊर्जा पर भी डिपेंड नहीं करता, कला कोण के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। किस पर डिपेंड करता है, तो देखिए कई जगह जैसे हम बात करें सिंपल पेंडुलम में तो उसमें ये डिपेंड नहीं करता, लेकिन कई स्थितियों में द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। स्प्रिंग लोलक के अंदर द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, तो ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि निम्न में से कौन सी आवर्ती गति सरल आवर्त गति नहीं है, सिंपल हार्मोनिक मोशन इनमें से कौन सी नहीं है। तो किसी स्प्रिंग के ऊर्ध्वाधर दोलन, तो ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। किसी सरल लोलक की गति, ये भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति, ये आवर्त गति है लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन
नहीं है, यही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अंतिम ऑप्शन भी देख लीजिए, यू नली में द्रव का दोलन, जो कि एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यदि अक्ष V और A आवर्तकाल T में सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण के विस्थापन, अक्ष तो क्या है, विस्थापन है, V क्या है, वेग तथा त्वरण को व्यक्त करते हैं, तो निम्न में से कौन सा समय के साथ परिवर्तित नहीं होता, इनमें से किसकी वैल्यू टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो देखिए एक एक करके इनको देख लेते हैं। ये जो A है ये होता है ओमेगा स्क्वायर अक्स, ओमेगा स्क्वायर अक्स होता है, ठीक है। कैपिटल T अपॉन V क्या होता है, A ओमेगा होता है, A ओमेगा। तो यहां से A ओमेगा कोस ओमेगा T। तो यहां पर देखिए ये एक समय का फलन है, अक्स भी क्या है, समय का फलन है। तो ये समय पर डिपेंड नहीं करता, तो ये तो समय पर डिपेंड करता है। यहां पर ठीक उसी प्रकार से A है, ये क्या है, एक्सेलरेशन को डिपेंड व्यक्त करता है, जो कि समय पर निर्भर करता है, और V भी समय पर निर्भर करता है, उनकी योग के रूप में है, तो ये भी समय पर डिपेंड करता है। यहां पर देखें A यहां पर त्वरण है जो कि ओमेगा स्क्वेयर इंटू अक्स के रूप में होता है, तो यहां से अक्स तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ओमेगा स्क्वेयर की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 2 पाई अपॉन टी पुट कर सकते हैं। देन हमें क्या मिल जाएगा, 4 पाई स्क्वेयर अपॉन टी, जो कि एक कांस्टेंट है। देन यहां पर ये वाली जो वैल्यू है वो समय पर डिपेंड नहीं करती, ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि फलन साइन ओमेगा टी माइनस कोस ओमेगा टी व्यक्त करता है। साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी ये जो इक्वेशन है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, तो आप यहां पर ध्यान देंगे कि इसको हम क्या कर सकते हैं, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देन यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा, √2 इंटू में 1/2 में √2 साइन ओमेगा टी माइनस 1/2 में √2 कोस ओमेगा टी। यहां से √2 को हम क्या लिख सकते हैं, कोस पाई बाई 4 माइनस कोस ओमेगा टी साइन पाई बाई 4। यहां से ये आ गया हमारे पास में √2 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 4, जो कि हमारे पास में ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं इसके अंदर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन होती है, और इसका जो आवर्तकाल है वो मैं आपको बता दूं कि आवर्तकाल कितना होगा। यहाँ पर इसकी आवर्ती है वो ओमेगा है, तो उसका जो आवर्तकाल है वो 2 पाई अपॉन में ओमेगा के इक्वल होने वाला है। देन यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आवर्तकाल 2 पाई अपॉन ओमेगा के साथ में ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। क्लियर। फिर देखिए अगला क्वेश्चन की सरल आवर्त गति करते हुए कण का आयाम a है, तो t/2 सेकंड में कण द्वारा तय की गई दूरी होगी, जहां t आवर्त गति का आवर्तकाल है। देखिए क्वेश्चन को क्लियर कर लीजिए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हमें दे रखी है, कण का आयाम a है, तो t/2 सेकंड में कण द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। चलिए यहां पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, स्प्रिंग का ही हम ले लेते हैं कि ये हमारे पास में दृढ़ आधार है, और यहां से इस स्प्रिंग से एक पिंड जुड़ा हुआ है। अब क्या होता है कि यहां से हम इसको खींचकर यहां पर ले आते हैं, ठीक है। यहां से हम छोड़ेंगे तो ये यहां आएगा और यहां से वापस जाएगा, तो उसमें लगने वाला जो समय है वो t होगा। या आप यहां पर दोलक के जरिए भी इसको समझ सकते हैं कि जैसे ये हमारे पास में सिंपल पेंडुलम से ही आप समझ सकते हैं, ये
हमारे पास में एक सिंपल पेंडुलम की स्थिति है, ये इसकी चरम स्थिति है, ये इसकी एक अन्य चरम स्थिति है। यहां पर जो अक्ष का मान है वो माइनस में a, और यहां पर जो अक्ष का मान है वो है प्लस में a। तो यहां से आप देखेंगे कि पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। यहां पर जो समय है वो है 0, समय कितना है 0। फिर यहां पर बीचों बीच पहुंचता है, फिर जो कण है निकाय है वो यहां से यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर वापस यहां से लौटता हुआ यहां आएगा। तो देखिए पूरा जो समय है वो कैपिटल टी होगा। तो यहां से यहां तक जाने में जो समय लगेगा वो t/2 लगेगा। तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो है a, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस है वो भी a। तो 2a डिस्टेंस तय करनी होगी। क्लियर? तो ऑप्शन सी यहां पर सही होने वाला है। ऑप्शन सी यहां पर सही होने वाला है, क्योंकि पूरा एक चक्कर लगाने में जो तय की दूरी है वो 4a होगी। तत्पश्चात t/2 सेकंड में, t/2 सेकंड में केवल 2a दूरी तय की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सरल आवर्त गति करते हुए कण के लिए विस्थापन बनाम समय वक्र को चित्र में दर्शाया गया है। तो निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही है? तो देखिए दोलक की कला कौन से समय पर सेम है? तो देखिए एक बार हम यहाँ पर आवर्त काल के पश्चात दोलक की जो आवृत्ति है, मतलब कला है, वो सेम प्राप्त होगी। तो यहाँ पूरा एक चक्कर लगाने में लगा जो समय है वो हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा एक चक्कर हो जाता है। तो जो आवर्त काल है वो है आवर्त काल कैपिटल टी, जो कि 4 सेकंड है, 4 सेकंड। देन यहां से हमें क्या मिल जाएगा? आप यहां पर ध्यान देंगे कि 4 सेकंड के बाद में सेम कला प्राप्त होगी। तो यहां पर इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 सेकंड है। तो ये समान कला में नहीं होने वाले, ऑप्शन ए गलत है। फिर मैं बात करता हूं 2 सेकंड और 5 सेकंड, यहाँ का भी जो डिफरेंस है वो 3 सेकंड, तो ये भी ऑप्शन गलत है। यहाँ का जो डिफरेंस है वो 6 सेकंड का, ये भी ऑप्शन गलत है। यहाँ का आवर्तकाल के बराबर डिफरेंस है। तत्पश्चात ऑप्शन डी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दो सरल आवर्त गतियां y1 बराबर 10 sin π/4 12t+1, y2 बराबर 5 sin 3πt प्लस √3 cos 3πt समीकरणों के द्वारा व्यक्त की जाती है, तो उनके आयामों का अनुपात क्या होगा? चलिए यहां पर हम एक एक करके इनके आयाम देख लेते हैं। देखिए आयाम के लिए आपको इनको जा या केवल और केवल कोजा के रूप में इनको लिखना होगा। तो पहली जो इक्वेशन है वो हमारे पास में ऑलरेडी साइन के रूप में है, और इससे हमारे को इसका आयाम है वो 10 प्राप्त हो जाएगा। यहां से दूसरी इक्वेशन पर आप ध्यान देंगे। दूसरी इक्वेशन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? y2 बराबर यहां पर साइन 3πt प्लस √3, तो इसको मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं। तत्पश्चात देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास में, साइन 3πt इंटू में 1/2 प्लस कोस 3πt √3/2। तो यहां से ये हमें मिल गया है 10 साइन 3πt कोस π/3 प्लस कोस 3πt, और ये हमें मिल गया है साइन π/3। क्लियर? देन इसे हम क्या लिख देंगे? 10 साइन 3πt प्लस π/3। अब यहां पर इसको भी y1 की भी हम देख लेते हैं। इक्वेशन 10
4 से अंदर गुणा कर देंगे तो 3 sin 3 पाई टी प्लस पाई बाई 4 रह जाएगा। देन यहां से इनके आयाम है, a1 बराबर हमारे को 10 दे रखा है, a2 बराबर हमारे को कितना मिल गया, 10 मिल गया है। इनका अनुपात पूछा है, a1 बट्टे में a2 बराबर कितना आ जाएगा, 10 बट्टे में 10। ये आ गया हमारे पास में 1:1, 1:1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चित्र में दो सरल आवर्त गतियों फर्स्ट तथा सेकंड के विस्थापन समय ग्राफ को दर्शाता है, तो ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है। यहां पर आप गौर करके देखेंगे कि पहली जो इक्वेशन है वो यहां से लेकर यहां तक ये इसका आधा चक्कर हो गया। क्या हो गया है, आधा चक्कर। आधा चक्कर होने में पहली की वक्र फर्स्ट का आवर्तकाल, वक्र फर्स्ट का जो आवर्तकाल है वो क्या है, 8 गुणा 2 बराबर है 16 सेकेंड। ठीक है। देन यहां पर क्या हो जाएगा, दूसरे के लिए आप देखें, दूसरे चक्कर में क्या होगा, दूसरे की आवर्ती यहां से एक आधा चक्कर, ये पूरा एक चक्कर हो जाएगा। तो इसका जो आवर्तकाल है वक्र, जो दूसरा वाला वक्र है वक्र सेकंड का आवर्तकाल 8 सेकंड है, 8 सेकंड। अब हम आपको बता दें कि जो आवर्तकाल होता है वो 1 बट्टे में आवर्ती के इक्वल होता है। तो जिसकी आवर्ती, देखिए वक्र 1 का आवर्तकाल दुगुना है जबकि आवर्ती आधी होगी, तो वक्र 1 की आवर्ती वक्र 2 की आधी है। ऑप्शन सी यहां पर सही होने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दोलायमान गति को इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। जो दोलन गति है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो गति का परिणामी आयाम क्या होगा। हमारे को एक लंबी सी इक्वेशन दे रखी है और हमें ये पूछा है कि इसका परिणामी आयाम क्या होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से फॉर्म में पुट करेंगे कि साइन या कोस के रूप में इसको व्यक्त किया जा सके। देन यहां से हमें क्या मिल जाएगा, देखिए इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, अक्स बराबर हमारे पास में है, चलिए यहां से आप देखें 2a कोस ओमेगा टी, एज इट इज लिख रहा हूं मैं 2a कोस ओमेगा टी। फिर आप ध्यान दें ये वाली जो वैल्यू है कि कोस 90 प्लस ओमेगा टी, तो कोस 90 प्लस थीटा होता है माइनस में साइन थीटा, तो यहां से माइनस में a कोस 90 प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस में a साइन ओमेगा टी। फिर यहां से पाई दे रखा है ओमेगा टी प्लस पाई, तो ये हो जाएगा माइनस में a कोस ओमेगा टी। फिर प्लस में 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 का मतलब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, 3 पाई बाई 2 कोस में दे रखा है, तो कोस पहले तो देखिए इसका जो आयाम है वो a बाई 2 ही है, तो 270 कोस 270 के ऊपर प्लस में ये चौथे चतुर्थांश में चला जाएगा तो प्लस में ही रहेगा। साइन का क्या, कोस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, तो साइन ओमेगा टी। तो यहां से देखिए हमें क्या क्या मिलने वाला है, कोस के 2 पद मिल गए हैं और साइन के भी 2 पद मिल गए हैं। तो कोस का तो क्या रह जाएगा, सेम ही है, तो a कोस ओमेगा टी रह गया और साइन का क्या रह गया, माइनस में a बाई 2 साइन ओमेगा टी आ गया हमारे पास में। तो ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई है कोस और साइन के रूप में। तो यहां पर आप ध्यान दें कि साइन और कोस के रूप में आ गई, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो जो कलांतर है वो 90 डिग्री का रहेगा, और जब 90 डिग्री का कलांतर रहेगा तो यहां पर परिणामी जो आयाम है
परिणामी आयाम। तो परिणामी जो आयाम है, रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड है, वो ए स्क्वायर प्लस माइनस में a/2 का होल स्क्वायर के रूट के रूप में हम लिख सकते हैं। देन यहाँ से ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बट्टे में 4 का रूट, तो ये आ गया 5a² बट्टे में 4 का रूट। देन क्या आ जाएगा हमारे पास में, अंडर में 5 बट्टे में 2a आ जाएगा। तो ये यहां से ऑप्शन बी यहां पर सही होने वाला है। सरल आवर्त गति करते हुए कण को विस्थापन फलन x t बराबर a cos ओमेगा t प्लस फाई द्वारा व्यक्त किया जाता है यदि कण की प्रारंभिक स्थिति t बराबर 0 1 सेमी पर है, इसका प्रारंभिक वेग पाई सेमी पर सेकंड है तथा इसका कोणीय आवर्ती पाई प्रति सेकंड है, तो इसकी गति का आयाम क्या होगा। दिन यहां पर समझ लीजिए, हमें x बराबर क्या दे रखा है, a cos ओमेगा t प्लस फाई दे रखा है, और यहां से जब आप t बराबर 0 पुट करते हैं तो x बराबर हमें 1 सेंटीमीटर दिया गया है। देन इसमें पुट कर दीजिए 1 बराबर a और cos फाई, तो cos फाई की ये वाली वैल्यू आ गई है। फिर देखिए हमें यहां से वेलोसिटी भी दे रखी है, तो वेलोसिटी के लिए हम इसको ही डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो v बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास में, माइनस में a ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस फाई, और जब हमें t बराबर 0 दे रखा है तो v बराबर हमें पाई सेमी पर सेकंड दे रखा है। देन यहां से क्या आ जाएगा, पाई, साथ में हमें इस क्वेश्चन के अंदर देखिए ये कोणीय आवर्ती ओमेगा भी दे रखी है पाई प्रति सेकंड। तो v का मान पाई, माइनस में a का मान हमें दे नहीं रखा तो a ही रहने देते हैं, ओमेगा का मान है पाई, फिर आ गया t बराबर 0 पर साइन फाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया हमारे पास में, साइन फाई a साइन फाई बराबर आ गया माइनस में 1। तो ये दो रिलेशन आ गए, हमारे को आयाम यहां से फाइंड आउट करना है। तो यहां से हम आयाम फाइंड आउट करेंगे, तो ये दोनों इक्वेशन को वर्क करके जोड़ दीजिए। तो दोनों का वर्क करके जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई बराबर 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर का जोड़। तो यहां से हमारे पास में क्या आ गया, a स्क्वायर बराबर 2 और a बराबर कितना आ गया, अंडर में 2 सेमी में। तो ऑप्शन सी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दो कण समान आयाम एक आवर्ती से एक ही रेखा पर सरल आवर्त गति कर रहे हैं, तो विपरीत दिशा में चलते हुए कण वे एक दूसरे से होकर गुजरते हैं। जब उनके विस्थापन उनके आयामों के आधे हैं तो उनके बीच में कलांतर क्या होंगे। हम यहाँ पर दो इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। पहली y1 बराबर a साइन ओमेगा t, हमें यहाँ पर क्वेश्चन में समान आयाम दे रखे हैं और एक ही आवर्ती दे रखी है। तो y2 बराबर हमारे पास में दूसरे कण का भी आयाम सेम है, यहां पर भी ले लेता हूं मैं साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये जो फाई है वो ही हमें यहां पर ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है। चलिए, ये कहा जा रहा है कि जब आयाम कितना हो, विस्थापन उनके आयाम का आधा हो। पहली इक्वेशन ले लेते हैं, y1 बराबर a/2। तो देखिए यहां से हमें क्या मिल जाएगा, a/2 बराबर a साइन ओमेगा टी। तो यहां से साइन ओमेगा टी बराबर कितना आ गया है, 1/2, और ओमेगा टी बराबर यहां से आ जाएगा हमारे पास में 30 डिग्री। कितना आ गया है,
30 डिग्री आ गया। ओमेगा टी तो कितना आ गया? 30 डिग्री। अब हम दूसरी वाली इक्वेशन लेकर चलते हैं। y2 बराबर हमारे पास में a/2 हो तो a/2 बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो यहां से भी साइन ओमेगा टी प्लस फाई बराबर कितना आया है? 1/2 आया है। ओमेगा टी प्लस फाई बराबर या तो 30 डिग्री या होगा 150 डिग्री। या क्या होगा? 150 डिग्री, क्योंकि विपरीत दिशा में चल रहे हैं। ठीक है। देन यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा? 30 डिग्री प्लस फाई बराबर 150, और यहां से फाई बराबर आ जाएगा 120 डिग्री। तो ऑप्शन सी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दो कण समान आयाम तथा समान आवर्ती से समांतर रेखाओं पर सरल आवर्त गति कर रहे हैं। हर समय वे विपरीत दिशा में चलते हैं और वे एक दूसरे से गुजरते हैं। जब उनके विस्थापन आयाम के आधे हैं तो उनके बीच का कलांतर क्या होगा? सेम क्वेश्चन ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो 120 डिग्री का होगा। 120 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा में 180/3। तो यहां से हमारे पास में कितना आ गया है? 120 डिग्री आ गया है। ऑप्शन बी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी गुटके को एक स्प्रिंग से जोड़ा गया है। 2 किलोग्राम का गुटका है जिसे हमने एक स्प्रिंग से जोड़ लिया है। स्प्रिंग नियतांक 50 न्यूटन प्रति मीटर है। गुटके को अक्ष बराबर 0 पर इसकी साम्यावस्था से t बराबर 0 पर विराम अवस्था से घर्षण रहित क्षैतिज पृष्ठ पर 5 सेमी दूरी तक खींचा जाता है। तो किसी समय t पर गुटके का विस्थापन ज्ञात कीजिए। देखिए, जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, एक बार उनको मैं यहाँ पर आपके सामने रख देता हूँ। स्मॉल m का मान हमें यहाँ पर 2 किलोग्राम दे रखा है। k की जो वैल्यू है वो 50 न्यूटन प्रति मीटर हमें दे रखी है। इसके अलावा हमें आयाम 5 सेंटीमीटर दे रखा है। दिन यहां से हमें विस्थापन समीकरण पुट करना है। विस्थापन समीकरण y बराबर या अक्ष बराबर हमारे पास में क्या है? देखिए, a साइन ओमेगा टी होता है। दिन यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास में? एक तो हमें आयाम निकालना है जो कि 5 सेमी दे रखा है। ओमेगा चाहिए, तो ओमेगा बराबर क्या होता है? अंडर में k/m होता है। तो k की जो वैल्यू है वो 50, m की वैल्यू 2। तो यहां से हमारे पास में आ गया अंडर में 25, ओमेगा आ गया 5। तो यहां से y इक्वल टू a की जो वैल्यू है वो कितनी है? 0.05 मीटर। स्टैंडर्ड मात्रक ही हम यूज में लेंगे। यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू 5 है। तो ये आ गया हमारे पास में इसका विस्थापन समीकरण, और मीटर में आ गया है। तो ऑप्शन देखें यहाँ पर गौर करके, तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए ही हमें सही मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, क्या है कि रो घनत्व के किसी अशान द्रव को चित्र में दर्शाए गए अनुसार अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल a वाली किसी नली में भरा जाता है। यदि द्रव को एक भुजा में थोड़ा सा दबाया जाता है तो द्रव स्तंभ किस आवृत्ति के साथ में दोलन गति करेगा? चलिए, यहां से इस डायग्राम से समझ लेते हैं। हमारे पास में जो नलिका हमें दे रखी है, इसमें ये जो एंगल है ये हमें θ1 दे रखा है, जबकि ये वाला जो एंगल है वो हमें θ2 दे रखा है। साथ में जब हम इसको एक सिरे से y दूरी तक विस्थापित करते हैं तो दूसरे वाले सिरे पर भी ये y दूरी तक विस्थापित हो जाता है। क्लियर?
अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि इस द्रव की जो ऊंचाई है, एक सिरे पर H1 ऊंचाई पर चढ़ जाता है, जबकि दूसरे सिरे पर ये H2 गहराई में चला जाएगा। हमें क्या करना है, जब ये द्रव दोलन गति करेगा तो इसकी आवर्ती फाइंड आउट करनी है। तो एक तरफ से हम बल लगाएंगे, तो देखिए बल का जो मान होगा वो किसके इक्वल होने वाला है। चले, बल बराबर होगा दाबांतर इंटू में क्षेत्रफल। दाब बराबर होता है बल बट्टे में क्षेत्रफल। तो यहां पर दाब में एक तरफ से दोनों तरफ दूसरी तरफ हम लगा रहे हैं, तब इस तरीके से हम इसको पुट कर सकते हैं। दाब बराबर हम क्या लिख सकते हैं, रो जी एच। तो एक सिरे के ऊपर है रो जी, हम कॉमन ले लेंगे, H1 प्लस में H2 रो जी, और ये आ गया हमारे पास में A। अब यहां पर आप ध्यान देंगे कि इस H1 और H2 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो H1 ये वाली हाइट है, ये वाली हाइट है, तो इधर इसका घटक क्या होगा ये हमें निकालना है, जबकि ये एंगल हमें θ1 दे रखा है। तो इस डायरेक्शन में इसका जो घटक है H1 बराबर हो जाएगा y sin θ1, y sin θ1। इसी प्रकार से आप ध्यान दें, इधर हमारे पास में क्या आने वाला है, इस जगह पर इस डायरेक्शन में ये एंगल है θ2, ये हाइट है H2, जो कि क्या आ जाएगी हमारे पास में y sin θ2 आ जाएगी। क्लियर। तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए F बराबर माइनस में H1, तो y sin θ1 प्लस H2 y sin θ2 रो जी ए, ये हमें मिल चुका है। अब यहां पर आप ध्यान देंगे F बराबर हम क्या लिख सकते हैं, m इंटू ए लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस में y sin θ1 प्लस y sin θ2 रो जी ए के इक्वल होने वाला है। a बराबर हमें क्या मिल गया, माइनस में y sin θ1 प्लस y sin θ2 रो जी ए बट्टे में m, ये हमें a मिल चुका है। अब आप ध्यान देंगे a बराबर हम क्या जानते हैं, माइनस में यहां पर y भी आप कॉमन ले सकते हैं, y को कॉमन लिया जा सकता है। चलिए, ओमेगा स्क्वेयर y, तो दोनों को हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कर दें, तो ओमेगा स्क्वेयर बराबर हमें क्या मिल जाएगा, रो जी ए साइन θ1 प्लस साइन θ2 अपॉन स्मॉल m प्राप्त हो जाएगा। यहां से ओमेगा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई न्यू लिख सकते हैं, तो अंडूड कर देंगे हम यहां से, तो रो जी ए साइन θ1 प्लस साइन θ2 हमें प्राप्त हो जाएगा बट्टे में m। तो न्यू बराबर हमें क्या मिल रहा है, 1 अपॉन में 2 पाई अंडरूड में रो जी ए साइन θ1 प्लस साइन θ2 अपॉन स्मॉल m, ये हमें प्राप्त हो जाएगा आवर्ती। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो देखिए यहां पर ऑप्शन सी आप गौर करके देखेंगे तो हमें इसका आंसर मिलने वाला है। क्लियर। देखिए यहां पर रो जी ए यहां पर छपा नहीं है, तो इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, रो जी ए अंडूड में ओ रहेगा, ठीक है। या मैं आपको इसको ऐसे बता दूं कि आप ऐसा कीजिए कि यहां पर प्लस का साइन कर लीजिए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नियत चाल से किसी कण की वर्तीय गति होती है। नियत चाल से चलने वाले
कण की वर्ती गति क्या होगी, आवर्ती गति एवं सरल आवर्त गति। तो ये सरल आवर्त गति नहीं होगी, सरल आवर्त गति किंतु आवर्त गति नहीं। तो देखो ये आवर्त गति होती है लेकिन सरल आवर्त गति नहीं होती है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सरल आवर्त गति किस पर एक समान वर्तीय गति का प्रक्षेप होती है। देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक समान वर्तीय गति में जो कण है उसका एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर जो प्रक्षेप होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करता है। तो उसमें से किसी भी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस का मतलब हो गया संदर्भित वर्त के किसी एक व्यास के ऊपर, संदर्भित वर्त के किसी एक व्यास के ऊपर आप अभिष्ट बिंदु को के ऊपर प्रक्षेप करवा दीजिए, तो वो क्या होने वाला है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चित्र में किसी कण की वर्तीय गति को दर्शाया गया है, तो वर्त की त्रिज्या, आवर्तकाल, परिक्रमण का अर्थ तथा प्रारंभिक स्थिति को चित्र में प्रदर्शित किया जाता है। तो चक्रीय कण P के त्रिज्या सदिश के अक्ष प्रक्षेप पर सरल आवर्त गति का समीकरण है कि त्रिज्य सदिश का अक्ष प्रक्षेप की सरल आवर्त गति का समीकरण हमें यहां पर पूछा है। तो अक्ष बराबर पूछा है, क्या पूछा है, अक्ष इक्वल टू, तो यहां से यहां पर ये वाली डिस्टेंस हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको किस तरीके से पुट किया जा सकता है। तो पूरा एक चक्कर लगा रहा है, तो इसके लिए यहां पर आप ध्यान देंगे कि इस O से लेकर P तक की जो डिस्टेंस है इसका हम एक्स एक्सिस दिशा में जो घटक देखेंगे अक्स बराबर, तो ये हमें मिल जाएगा 2 cos 45 डिग्री, और इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 cos π/4। और देखिए हमें यहाँ पर जो वैल्यू है वो इस फॉर्म में दे रखी है 2πt के रूप में। तो पूरे एक चक्कर के लिए इसमें हम ओमेगा टी या 2πt अतिरिक्त ऐड कर सकते हैं, तो ओमेगा टी प्लस π/4 हो जाएगा। तो ऑप्शन आप गौर करके देखेंगे तो ऑप्शन बी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सरल आवर्त गति में समय t पर अक्ष विस्थापन तथा a त्वरण है, तो एक पूर्ण दोलन के लिए अक्ष के विरुद्ध a का आरेख क्या होगा। देखिए हम क्या जानते हैं, a बराबर होता माइनस में ओमेगा स्क्वायर अक्ष, तो यहां से a और अक्ष है वो दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, एक सरल रेखा हमें प्राप्त होती है। ऑप्शन ए यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा कथन सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण के वेग और त्वरण a के लिए सत्य है। तो देखिए हम ये क्या जानते हैं कि वेग v बराबर क्या होता है, ओमेगा अंडर में a स्क्वायर माइनस अक्स स्क्वायर, और हम यहां पर एक्सेलरेशन को क्या लिख दें, माइनस में ओमेगा स्क्वायर अक्स पुट कर दें। देखिए हम यहां पर त्वरण को स्मॉल a से और आयाम को कैपिटल A से लिख रहे हैं, जबकि हमने जब भी थ्योरी पढ़ी इसमें इनका उल्टा लिया था, और विस्थापन को मोस्टली हमने y से लिखा था। अब यहां पर आप ध्यान देंगे कि जब v अधिकतम होता है तो a शून्य होता है, तो जब अक्स बराबर 0 पर होता है तो अक्स बराबर 0 पर v मैक्सिमम होगा, तो a क्या होगा, a
0 होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है यही सही होने वाला है। इनमें से सही पूछा है तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सरल आवर्त गति में एक कण के अधिकतम त्वरण एवं अधिकतम वेग का अनुपात 10 पर सेकंड है, तो t बराबर 0 पर विस्थापन 5 मीटर है, तो अधिकतम त्वरण क्या है? प्रारंभिक कला हमें π/4 भी दे रखी है। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर अधिकतम त्वरण जो a मैक्सिमम और अधिकतम वेग v मैक्सिमम, इन दोनों का जो रेशियो है वो हमें क्वेश्चन में 10 दे रखा है। और जो अधिकतम एक्सेलरेशन होता है वो ओमेगा स्क्वेयर ए के इक्वल ओमेगा स्क्वेयर ए, कैपिटल ए ले लेता हूं मैं यहाँ पर ओमेगा ए। तो ओमेगा बराबर हमारे पास में क्या आ गया है? 10 आ गया है। ओमेगा बराबर कितना आ गया है? 10 इकाई आ गया है। अब देखो t बराबर 0 पर विस्थापन कितना है? विस्थापन हमें x बराबर 5 मीटर दे रखा है। अब देखेंगे आप x बराबर हमारे पास में क्या है? a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ओमेगा टी प्लस फाई। देन यहां से हमारे को क्या मिल जाएगा? 5 कैपिटल ए साइन 0 प्लस π/4। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? 5 ए साइन π/4। और यहां से देखिए हमारे पास में जो ए है वो कितना मिलने वाला है? 5 बट्टे में साइन π/4, तो ये 1 बट्टे में √2, तो 5 √2। और अधिकतम त्वरण ए मैक्सिमम क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वेयर ए, ओमेगा स्क्वेयर ए। तो ओमेगा स्क्वेयर यहां पर कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वेयर तो 100 हो गया। ए हमारे पास में दे रखा है 5 √2, तो ये आ गया हमारे पास में 500 √2। तो ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक कण आयाम a तथा कोणीय आवर्ती ओमेगा से सरल आवर्त गति कर रहा है, तो कण के अधिकतम त्वरण तथा अधिकतम वेग का अनुपात ज्ञात कीजिए। कि देखिए a मैक्सिमम, चलिए यहां पर आयाम को कैपिटल ए से लिखा जा रहा है, तो स्मॉल ए से हम लिख देते हैं एक्सेलरेशन को। ये होता है ओमेगा स्क्वेयर ए के इक्वल, ये होता है ओमेगा ए के इक्वल। तो ये ओमेगा के बराबर होगा। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सरल आवर्त गति करते हुए कण के लिए विस्थापन समय ग्राफ चित्र में दर्शाए अनुसार है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है? तो देखिए यहां से जब कण को छोड़ा जा रहा है, जब कण को छोड़ा जा रहा है तो वो अधिकतम विस्थापन की स्थिति में है, और जब वो माध्य की स्थिति में पहुंचेगा तब विस्थापन 0 हो जाएगा, वेग अधिकतम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से समय 0, ये t/4, ये t/2, और ये हमारे पास में समय है 3t/4, और ये है समय t। तो वेग कहां पर अधिकतम है? तो t/4 पर अधिकतम है। वेग कहां पर अधिकतम है? t/4 पर। तो वेग का ये ऑप्शन हमें दे रखा है, t/4 नहीं दे रखा तो ऑप्शन गलत है। t/2 पर भी नहीं होगा। फिर हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन अधिकतम कब होता है? जब आयाम अधिकतम होता है।
ए मैक्सिमम का मतलब हो गया माइनस में ओमेगा स्क्वेयर ए। तो ए कहाँ पर है? अक्स। वैसे तो एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला है अक्स है, तो अक्स जहां पर अधिकतम होगा तो अक्स कहां पर अधिकतम है? तो ये पॉइंट सी पर है, t/2 पर है, t/2 पर है। एक्सेलरेशन हमारे को अधिकतम पूछा, तो देखो एक्सेलरेशन कहां पर अधिकतम होगा? जहां पर अक्स अधिकतम होगा। तो अक्स अधिकतम सी पर है, ए पर है और ई पर है। तो यहां से वैसे देखा जाए तो वेग में परिवर्तन पूछा है, तो वेग में जो परिवर्तन है, यहां पर कोई भी जो ऑप्शन है वो सही नजर नहीं आ रहा। तो देखिए यहां मैंने आपको क्लियर कर दिया है, वेग कहां पर अधिकतम होगा, वी मैक्सिमम होगा एक तो बिंदु बी पर, बिंदु मतलब t/4 पर। कहां पर होगा? t/4 पर। एक 3t/4 पर, 3t/4। और a मैक्सिमम कहां होगा? जब अक्स मैक्सिमम, तो एक तो ए बिंदु पर, एक बिंदु सी पर और एक बिंदु ई पर। क्लियर कर लीजिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने दोलन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देखे, समझे, और मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मैं आज की इस वीडियो में इतना ही। अगला जो वीडियो होगा उसमें भी हम इससे रिलेटेड ही आगे कुछ क्वेश्चंस लेंगे, सोल्व करेंगे, एक एक करके उनको समझेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।